नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। देश में संवैधानिक समानता के अधिकार को आर्टिकल 30 सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए आर्टिकल 30 को हटा देना चाहिए। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर यह कहा है, हमारा देश धर्मनिरपेक्षता का पक्षधर है, लेकिन आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को धार्मिक प्रचार और धर्म शिक्षा की इजाजत देता है, जो दूसरे धर्मों को नहीं मिलती है। इसलिए आर्टिकल 30 को हटा देना चाहिए। पहले आर्टिकल 370, 35 से, उसके बाद अब यह राजनीति शिफ्ट होकर आर्टिकल 30 पर आ पहुंची। तो देश में संवैधानिक समानता के अधिकार को आर्टिकल 30 सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। यह अल्पसंख्यकों को धार्मिक प्रचार और धर्म शिक्षा की इजाजत देता है, जो दूसरे धर्मों को नहीं मिलती। यह ट्वीट बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने किया है। वहीं इस मामले में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि कोरोना संकट में अपनी विफलता छिपाने के लिए बीजेपी इस तरीके के मामलों को हवा दे रही है। सेक्शन 30 संविधान की धारा 30 में स्पष्ट उल्लेख है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, उसे अपने धर्म के प्रचार का अधिकार है, उसे शिक्षा लेने का अधिकार है। अब ये घृणित मानसिकता के लोग, कोरोना ने देश को दो वर्गों में बांट दिया। एक अमीर वर्ग है, एक गरीब वर्ग जो सड़कों पे भागता चला जा रहा है, बड़ी खाई पैदा कर दी। एक अमीर वर्ग है, एक गरीब जो अपने घर नहीं पहुंच पा रहा है, हाईवे पे दम तोड़ रहा है, कोई रेल की पटरी पे दम तोड़ रहा है, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई भूख से मर रहा है। तो कोरोना ने तो गरीब और अमीर में डिवीजन कर दिया। अब भाजपा और आरएसएस के लोग ये घृणित चाल कर रहे हैं कि हम एक बार फिर हिंदू और मुसलमानों की भावनाओं को भड़काएं। और चलिए आपको लिए चलते हैं भोपाल। इस वक्त गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दावत के माध्यम से प्रदेश से भी प्रार्थना है कि इतना बड़ा संक्रमण अगर कोई फैलता है और बाकी के लोग कोई सूचना नहीं देते हैं तो शहर प्रभावित होता है। अगर ऐसा और भी कहीं आएगा तो वहां भी जनता कर्फ्यू या पूरा तरह से लॉकडाउन किया जाएगा। इसलिए जनता से सहयोग की प्रार्थना और अपील विनम्र हाथ जोड़ के मैं कर रहा हूं। हमारी डबलिंग की रेट भी अब 26 दिन हो गई है। 12, 14, 16, 24 और अब 26 दिन हो गई। आज तय किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हर डेथ का विश्लेषण भी करेंगे। वो आया तो किस स्टेज पे था, अस्पताल आने के बाद कब तक रहा, कितने दिन रहा, शायद उसके दूसरे रोग, अन्य रोग भी थे क्या, उसको थे तो वो क्या मारक क्षमता वाले थे, इस तरह से किया जाएगा। मध्य प्रदेश में हमारी फीवर क्लिनिक 1571 हो गई और बहुत अच्छे परिणाम दे रही हैं। अगर हम इसको क्लासिफिकेशन करेंगे 192 को, तो इंदौर में 78 आए थे, भोपाल में 17, उज्जैन में 25, बुरहानपुर 0, जबलपुर 5 या 7 थे, भिंड में 2, ग्वालियर में 1, सीधी में 1, टीकमगढ़ में 3, कटनी, माने इस तरह के ही सारे के सारे ये मामले हैं। और ऐसे वो पूरी संख्या 192 होती है।
जैसा मैंने कल आपसे कहा था कि मशीनों से काम करने वालों पर एफआईआर होगी, हनुमाना में पूरी जांच हो गई है और एफआईआर की कार्रवाई भी पूर्णता की ओर है। आज हम देखें तो जैसा कल बताया था कि अब लगभग मजदूरों का आना कम रह गया है। एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचाने वाले मजदूर भी अब 4-5 हजार 6 हजार तक ही रह गए हैं। इसके बावजूद भी हमारी 150-200 बसें उनको लाने और ले जाने पे दिन भर रोटेशन में रहती है। आज तक गुजरात से 2,12,000, राजस्थान से 1,24,000, महाराष्ट्र से 1,32,000 श्रमिक वापस लाए गए हैं। इसके अलावा गोवा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना से भी श्रमिक आए हैं। महाराष्ट्र से 36 ट्रेनें आई हैं, गुजरात से 29, हरियाणा से 15, तेलंगाना से 7, पंजाब से 7, कर्नाटक से 4, गोवा से 3, तमिलनाडु से 4, केरल से 2, राजस्थान से 2, दिल्ली से 2, राजस्थान जम्मू से 2, इस तरह से ये ट्रेनें हैं। आज सीओ की, पूरे मध्य प्रदेश के सीओ की बैठक हो गई। उस बैठक में सीओ की में डीएफओ और फॉरेस्ट के लोग भी बुलाए थे और सबको स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि कोई भी मशीन से काम नहीं करेगा। हमारा श्रम सिद्धि अभियान जो चल रहा है वो 4,78,000 मजदूर उस श्रम सिद्धि अभियान से जुड़ गए हैं। 14,13,000 मजदूर जो आसपास के गांव से और प्रवासी मजदूर हैं, ये सारे के सारे अब उस काम पे लगे हुए हैं। कुल मिला के 23 लाख मजदूर इस समय काम पे लगे हैं। 2 लाख काम हमारे खुले हुए हैं। खासकर वाटर कन्वर्सेशन के काम में हिंदुस्तान में हम अव्वल दर्जे पर काम करने के लिए मध्य प्रदेश में लगे हुए हैं। 1,20,00,000 मेट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। 24 जिले अब क्लोज कर दिए गए हैं। 6 जिले 31 तक चालू हैं, पर बाकी के बचे जिले में कुछ तहसीलें चल रही हैं, कुछ दूसरी चल रही हैं, ये 31 तक चलेंगी। मतलब पार्शली रूप से बाकी के जिले चालू हैं और 6-31 तक संपूर्ण चालू हैं। इस बार ऐसा हुआ है कि होशंगाबाद, हरदा, रायसेन, ये 90% किसान इस बार इसमें जुड़े। और इस गेहूं खरीदी की सबसे अच्छी बात यह है कि इस गेहूं खरीदी में 15 लाख में से 10 लाख लघु और सीमांत किसान हैं, छोटे किसान जुड़े हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। इसके पहले कभी सब मिला के 5 लाख से ज्यादा नहीं जुड़े थे, 10 लाख जुड़े हैं। ये मैंने जैसा कहा था कि किसान का बेटा मुख्यमंत्री है, एक विश्वास शिवराज सिंह के प्रति और इस सरकार के प्रति किसान ने व्यक्त किया है। और शिवराज सिंह जी ने भी किसान के मान का, पूरा सम्मान का ध्यान रखते हुए एक एक दाना खरीदने का तय किया। और हमारा ये खरीदी अभियान बदस्तूर जारी है। ये ओवरऑल प्रदेश के अंदर 80% किसानों से खरीदी का रिकॉर्ड किया है, जो कि रिकॉर्ड टूटा है। पिछली बार 9,65,000 और इस बार 15,28,000, माने दुगने के लगभग हमारे किसान इस बार के जुड़े हैं। किसानों के खाते में 16,468 करोड़ की राशि 52,000 किसानों के खाते में पहुंचा दी गई है। आप लोग कुछ पूछना चाहेंगे? आपने जो कहा सर, मोदी का विश्लेषण होगा एक एक करके हाँ। तो जावा के जो सब्जी वाले सबसे ज्यादा संक्रमित हुए हैं, ये कोई सरकार इसके लिए कोई व्यवस्था कर रही है? क्योंकि शिकायतें यही आ रही है कि सब्जी और फल से भी फैल रहा है। नहीं, सरकार ने व्यवस्था की तभी हम उस तक पहुंचे हैं। और हमने अब अलग प्रकार से, वैसे तो अपना तो प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए कामों की जानकारी मीडिया को इस वक्त मंत्री नरोत्तम मिश्रा के द्वारा दी जा रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 से बचाव के लिए पीपीई किट खरीद में घोटाले की गूंज मध्य प्रदेश की सियासत में भी सुनाई दे रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आज ट्वीट कर बीजेपी से सवाल किया कि क्या यह साहस प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और शिवराज दिखाएंगे। इस पर मध्य प्रदेश बीजेपी ने भी अपना जवाब दिया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश सरकार दिग्विजय सिंह के पूर्व सरकार में हुए भ्रष्टाचारों की पोल खोलेगी। इस पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि 15 साल की सत्ता में दिग्विजय सिंह पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। सत्ता वापसी पर जांच को अंजाम तक पहुंचाएगी कांग्रेस। ये उन पर कार्रवाई कर लें। हम पहले देख लें कि छिंदवाड़ा में जो 800 करोड़ रुपए का अस्पताल बनना था वो 1400 करोड़ कैसे पहुंचा, पहले वो जांचें कर लें। उन सब जांचों पर कार्रवाई करेंगे, चिंता मत करो। जो जो जांच के दायरे में आएगा तो उन सब पर कार्रवाई की जाएगी, चिंता मत करो। अभी तो राजा पहले तुम्हारे 15 महीने के बाद तो निकाल लेंगे। जो वो कौन से अपने वन मंत्री थे, क्या बोलते हैं, उमंग सिंगार के आरोपों की जांच तो कर लेंगे। उसमें कौन कौन इस्तीफा देगा देखेंगे। मैडम देंगी, भैया देगा, अल्लाह देगा, मुन्ना देगा, राजा देगा, कौन देगा। 13 साल से ऊपर शिवराज चौहान मुख्यमंत्री रहे। इन 15 सालों में दिग्विजय सिंह जी के ऊपर एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए भाजपा की सरकार में। तो ये करना कि कांग्रेस के व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं, कांग्रेस के व्यक्ति ने कोई आरोप नहीं लगाया। उमंग सिंगार ने, उन्होंने तो जो घोटाले हुए थे नर्मदा जी के किनारे वृक्षारोपण के भाजपा सरकार के समय, और जो अन्य घोटाले हुए तो उन पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कि आप चाहें उन घोटालों के साथ साथ कांग्रेस कार्यकाल की भी जांच करा लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो इन 15 वर्षों में जब दिग्विजय सिंह जी के ऊपर एक भी आरोप आप सिद्ध नहीं कर पाए, तो ये तो चूंकि 24 विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं इसलिए इस तरह के सगुफे छोड़ रहे हैं, वरना कुछ नहीं। उल्टे 3 महीने बाद जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो इन सबकी जांच पूरी हो चुकी भाजपाइयों की। इन दिनों मजदूरों पर जमकर सियासत चल रही है। स्पीक अप इंडिया के तहत कांग्रेसियों ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें कांग्रेस ने मजदूरों की मदद के लिए सरकार से गुहार लगाई है। यह वीडियो सज्जन सिंह वर्मा और अरुण यादव ने जारी किया है। माननीय नरेंद्र मोदी साहब, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इस देश के मुखिया हैं। जब बड़े अर्थशास्त्री आपसे अनुरोध कर रहे हैं, विपक्षी दल के नेता, हमारे नेता राहुल गांधी अनुरोध कर रहे हैं, चलिए आप उनकी बात ना माने, पर एक मजदूर, एक श्रमिक आपके सामने हाथ फैला के खड़ा है। लॉकडाउन में आपने जो नीतियां बनाई उससे उसका सर्वनाश हो गया। मेहरबानी करके प्रथम महीने में 10,000 रुपये की किस्त डाल दें, 6 महीने तक 7,500 रुपये उसे दे दें। उसका पूरा घर ध्वस्त हो गया है, उसकी जीविका ध्वस्त हो गई है। आप 20 लाख करोड़ का ये आडंबर रचने से इस देश के श्रमिक का और गरीब मजदूर का कोई फायदा नहीं होगा। बहुत कम राशि है। जिस तरह आपने 68,000 करोड़ उन भगोड़े उद्योगपतियों का माफ किया है, कृपा करके इन गरीब मजदूरों के हाथ आपके सामने फैले हैं, उन हाथों पे कुछ दान धर्म कर दें। कांग्रेस युवाओं के सहारे उपचुनाव की नैया पार करने की कोशिश में है। कांग्रेस ने प्रदेश में फिर से पार्टी की सरकार बनाने पर 31 लाख से ज्यादा छात्रों को जनरल प्रमोशन देने की बात कही है। बीजेपी इसे शिगुफा बता रही है। माननीय कमलनाथ जी ने संज्ञान में लेते हुए यह बताया है कि इन 24 उपचुनाव में जैसे ही कांग्रेस जीत दर्ज करेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद तत्काल इन छात्रों की समस्या हल करेंगे। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, और लोमड़ी के लिए अंगूर खट्टे हैं। अभी तो सरकार बनने के दूर से दूर तक कोई चांस नहीं है। अभी तो उपचुनाव की तिथियां नहीं आई हैं और जो बच्चों की परीक्षाएं मुझे लग रहा है कि उसके बहुत पहले निपट जाएगी। अब प्रदेश में टेक्सटाइल नीति तैयार की जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस को टेक्सटाइल नीति के लिए ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी। अर्चना चिटनिस ने सीएम को ड्राफ्ट सौंप दिया है। अर्चना चिटनिस ने प्रदेश के टेक्सटाइल हब बुरहानपुर में
10,000 करोड़ रुपए की निवेश और 1 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध होने की संभावना जताई है। टेक्सटाइल के उद्योग के जो ऑलरेडी उसमें वर्षों से काम कर रहे हैं, अनुभवी हैं, जानकार हैं, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी चर्चा करेंगे। और एक मध्य प्रदेश की ड्राफ्ट टेक्सटाइल पॉलिसी, मोटा मोटा उसका एक ब्रॉडर आउटलाइन बनाकर मैं उन्हें उनके दफ्तर को दूं, जिस पर मध्य प्रदेश की सरकार विचार करेगी। भिन्न भिन्न विभाग जिनका उससे सरोकार है वे क्या क्या कर सकते हैं, क्या संभव है, उस पर होमवर्क किया जाएगा, उसको वर्कआउट किया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का पूरा भरोसा है कि ये जो कठिनाई के दिन है, ये जो हमें काली छटा दिख रही है, इसमें से भी उम्मीद की किरण निकलेगी और ये चुनौती हमारे लिए एक अवसर बन जाए। इस दिशा में टेक्सटाइल उद्योग की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी विचार कर रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देश के कई राज्यों में इन दिनों टिड्डियों का अटैक हो चुका है, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहां भी अब टिड्डियों का अटैक शुरू हो गया है। टिड्डियों का दल जबलपुर, ग्वालियर, सागर, सतना, रायसेन के बाद अब पन्ना में भी पहुंच चुका है। करीब 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस पे टिड्डियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। कटनी के ग्रामीण इलाकों में भी टिड्डियों के पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और बात सतना जिले की करें तो यहां भी पिछले 4 दिनों से टिड्डी ने किसानों में दहशत फैला रखी है। तो आसमान में उड़ती टिड्डियों से टेंशन अभी भी खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और किसान लगातार परेशान दिखाई देते हैं। फसलों को टिड्डियों से बचाने के लिए केंद्र सरकार कई बड़े कदम उठा रही है। इस बारे में न्यूज 18 से बातचीत की कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। नरेंद्र सिंह तोमर मेरे साथ हैं। सर, टिड्डियों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, 9 राज्य प्रभावित है, क्या कदम उठा रहे हैं? टिड्डी का प्रकोप निश्चित रूप से है। भारत सरकार राज्यों के साथ मिलकर लगातार टिड्डी के इस प्रकोप को कम करने, टिड्डी को मारने का काम कर रही है। हमारी 50 टीमें लगभग क्षेत्रों में लगी हुई हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में टिड्डी को मारने में सभी लोग सफल हुए और राज्यों के साथ लगातार जो स्ट्रेटेजी है उसको शेयर किया जा रहा है। राज्य सरकारों का जो अमला है, किसानों के साथ मिलकर वो लोग भी लगातार इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अभी ये लंबे समय तक चलने वाला है, लेकिन इसके लिए तैयारियां द्रुत गति से हैं और हमारी कोशिश है हम ड्रोन और जहाज का भी उपयोग इसके लिए करें, उसकी भी तैयारी चल रही है। सर, मध्य प्रदेश से आप हैं, मध्य प्रदेश के 30 जिले प्रभावित हैं, उसके बाद यूपी का काफ़ी प्रभावित हो चुका है, जो बुंदेलखंड का है, गुजरात है, राजस्थान है, तो यहाँ पे ज़्यादा और पंजाब को अब ज़्यादा खतरा हो रहा है। तो कुछ अलग अलग राज्यों के लिए अलग योजना है? नहीं, मध्य प्रदेश के 30 जिले प्रभावित हैं ऐसा नहीं है, ये सच के नज़दीक नहीं है। गुजरात के कुछ ज़िले हैं, राजस्थान के हैं, पंजाब के 1-2 ज़िले हैं और मध्य प्रदेश के भी कुछ ज़िले हैं और झांसी वगैरह उत्तर प्रदेश के भी ज़िले हैं, लेकिन वो सब हमारी जानकारी में हैं और मंत्रालय निरंतर मॉनिटरिंग कर रहा है और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। पंजाब के लिए भी है सर, तो क्या कुछ मुआवजे की बात हो रही है कि अगर जो किसान प्रभावित हैं तो केंद्र सरकार मुआवजा देगी? देखिए, मुआवजा अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, इसलिए अभी टिड्डी को नियंत्रण किया जाए, यही विषय मुख्य है। तो नरेंद्र सिंह तोमर साहब कह रहे हैं कि अभी जो केंद्र सरकार की प्राथमिकता है टिड्डी के प्रकोप को नियंत्रण करने की है और राज्यों के साथ लगातार बात कर रहे हैं।
कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ कासबी, न्यूज़ 18। इसके तहत नौतपा में भीषण गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। प्रदेश के कई जिलों में आंधी के साथ बारिश हुई है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इस वक्त आप 3 तस्वीरें देख पा रहे हैं, सतना, दतिया और छतरपुर की तस्वीरें, जहां पर अचानक मौसम में परिवर्तन हुआ और बारिश, तेज हवा चलती हुई नजर आई है। तो नौतपा में सूरज की तपिश से थोड़ी सी राहत प्रदेश के कई जिलों में मिलती हुई नजर आई है। तो नौतपा के कारण गर्मी इन दिनों चरम पर है। कई जिलों में गर्मी की वजह से पानी की किल्लत भी शुरू हो गई है। आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर झाबुआ की, जहां पर झोंसर गांव की 2 बस्तियों के करीब 1000 लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। इस तेज गर्मी में लोग पानी भरने के लिए तकरीबन 3 किलोमीटर का सफर तय करने को मजबूर हैं और इसी वजह से लगातार इनकी परेशानियां बढ़ती जा रही है। दूसरी तस्वीर सीधी की है, जहां ग्रामीण इलाकों में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। ग्रामीण नदी नालों का गंदा पानी पीने को ही मजबूर हैं। जिले में सरकार ने करीब 20,000 हैंडपंप लगवाए थे। 300 गांव में नल जल योजना के तहत पानी की टंकियां बनवाई गई थी, लेकिन इनमें से आधे से ज्यादा हैंडपंप खराब पड़े हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।